ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम वैन लिन को देखते हैं जो कि अपनी आत्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए एक सुनसान पर्वत पे अपना अभ्यास कर रहा होता है। और तभी वैन के पावरफुल ऑरे को महसूस करते हुए एक फीमेल स्नेक पानी से बाहर आ जाती है और छुपकर उसे देखने लगती है और कहती है कि अगर मैं इस लड़की को हासिल कर लूंगी तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी। इसकी आवाज सुनकर वैंग एक पल के लिए रुक जाता है और सोचने लगता है कि क्या यहाँ पे कोई लड़की है, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो तो एक ऐसे पहाड़ पे है जहाँ दूर दूर तक तो कोई इंसान नहीं दिखाई देता है, आखिर इस जगह पे लड़की क्या करेगी। और वैसे भी मेरे ग्रैंडपा की मर्जी नहीं होती ना मुझे यहाँ पे आने की, तो मैं किसी के भी कहने पे यहाँ पे कभी भी नहीं आता। वैन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी इसकी कजन यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि अब तुम्हारा समय खत्म हुआ क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अब घर पे बुला रहे हैं क्योंकि तुम्हारे फियांसे घर पे आई हुई है तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और घर पे जाने के बाद जैसे वो अपने फियांसे को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, वो तो उसे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि ऐसी लड़की को पाने के लिए तो मैं हजारों साल उस पहाड़ पे अकेला रह सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने फियांसे से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गलती से वो उसे टच कर देता है। ये देखकर फियांसे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो वैन को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की। ये सुनकर वैन शांत हो जाता है, ना ही वो कुछ बोलता है और ना ही उसकी फैमिली कुछ बोलती है क्योंकि वैन की लिन फैमिली फियांसे की सेनहाई फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे क्योंकि इसकी फैमिली थोड़ी पावरफुल थी और इनके पास पैसे भी थे। इसलिए पैसों को देखते हुए सारे फैमिली वाले शांत रहते हैं और फियांसे वैन की बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती करती है। इसके बाद वो के सामने अपने रिश्ते को भी तोड़ देती है। सब लोग जब उसकी वजह को पूछते हैं तब फियांसे के मास्टर सामने आते हैं और कहते हैं कि हमारी बच्ची आपके बेटे के साथ शादी नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो इस एंगेजमेंट को बीच में ही तोड़ रही है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह क्या है। वैन के पहले अंकल और दूसरे अंकल और उसके पिता भी सभी लोग बातें पूछ रहे होते हैं कि वो इस रिश्ते को क्यों तोड़ना चाहते हैं। तब मास्टर कहते हैं कि हमारे घर की बच्ची अपनी जिंदगी बेस्ट बनाने के लिए पिछले 20 सालों से आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार कर रही है, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही है और आपका बच्चा तो इतना ज्यादा कमजोर है। दरअसल ये लोग वैंग के बारे में नहीं जानते थे कि वो कितने ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए मास्टर उसे कम आंकते हैं और साथ ही रिश्ते को तोड़ देते हैं। और जब वैंग सामने आकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है तब मास्टर मानते नहीं है और वो उसे चुनौती दे देते हैं कि वो उसके साथ युद्ध करे। मास्टर जिनके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं वो वैंग को हराने के लिए सामने आते हैं और इसके ऊपर मैसी करते हैं। वैंग को भी अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और जैसे मास्टर उसके ऊपर हमला करते हैं वो अपने दोनों हाथों से उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वैंग को पता नहीं चलता है कि कब उसने मास्टर को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया है। पहले जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो मास्टर को ही ढूंढने लगता है और सबसे पूछता है कि मास्टर कहाँ पे गए, लेकिन फियांसे जिसने ये सारी चीजें देखी थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरे मास्टर को खत्म कर दिया, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। फिर वो उसे धमकाते हुए डराते हुए ऐसे जाने लगती है और कहती है कि मेरा रिश्ता एक बहुत ही पावरफुल फैमिली के साथ हो रहा है, उसके बाद मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगी। यहाँ पे कसम भी आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें वोंग को परेशान करने नहीं दूंगी और फिर वो उसे डराते हुए वहाँ से भगा देती है। वैंग के डैड जो कि वैंग की शक्तियों का अनुभव कर लेते हैं वो समझ जाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसके बाद वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी टूट गई है, इससे तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने तो पहले ही तुम्हारी शादी एक लड़की के साथ तय कर दी है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसका नाम बेला है। ऐसा कहते हुए वो एक बॉक्स को ओपन करते हैं जिसमें शादी का कार्ड होता है और वो वैंग को दे देते हैं। इसके बाद वैंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कजन वैंग के डैड से पूछती है कि आपने वैंग को इतने सालों तक उस पहाड़ पे अकेले क्यों रखा था। ये सुनकर डैड कहते हैं क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता था और इसलिए मैंने वैंग को वहाँ पे भेजा ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। वैसे तो वो ताकतवर दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसे अपनी ताकत के बारे में पता नहीं है। ये सुनकर कजन कहती है कि अगर ऐसी बात है और आपने उसे फियांसे बेला के पास भेजा है, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब वो अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा, इसलिए मुझे उसके साथ जाना चाहिए। ऐसा कहने के बाद वो उसका पीछा करने लगती है क्योंकि कजन भी वैन को पसंद करती थी, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ हम उस नागिन को देखते हैं जो कि ये भी वैन का पीछा कर रही होती है। दोनों ही उसे पाने के लिए उसका पीछा कर रहे थे और वैन अपने फियांसे से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है जहाँ पे 2 गार्ड होते हैं जो उसे अंदर जाने से रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम एक भिखारी की तरह दिखती हो, अंदर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं बेला का फियांसे हूँ। ये सुनकर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। जब वैन नहीं जाता है तब गार्ड उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उसे मारते हैं तब उसकी ऊर्जा उसे बचा लेती है और इसके बारे में फिर से वैन को पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ हम बेला को देखते हैं जो कि काफी ब्यूटीफुल होती है और वो बात ले रही होती है। तभी यहाँ पे उसकी असिस्टेंट आती है और बताती है कि एक पर्सन आया हुआ है जो कि देखने में एक भिखारी जैसा लग रहा है और वो बता रहा है कि वो आपका फियांसे है। ये सुनकर वो कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो काफी सारे लोग आते ही रहते हैं। ये सुनकर असिस्टेंट कहती है कि फिर तो आपको ये देखनी चाहिए। ऐसा कहने के बाद वो बाहर का सीसीटीवी कैमरे का फुटेज उसे दिखाने लगती है जहाँ पे बेला वैन के पावर्स को नोटिस कर लेती है और कहती है कि इतनी कम एज में इतना ज्यादा पावर। इसके बाद वो उसे मिलने का प्लान बनाती है। इधर गार्ड्स और भी लोगों को बुलाने लगते हैं। ये देखकर वैन डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। बीच के पास बैठकर वो इंतजार कर रहा होता है कि आखिर उसे आगे क्या करना चाहिए। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है तब फिर वो वापस जाने लगता है और तभी यहाँ पे बेला आ जाती है। बेला को अचानक से देखकर वो डर जाता है, लेकिन वो बेला को पहचानता नहीं है इसलिए वो उसे अवॉइड कर देता है। बेला
बेला जो कि उसे पहचान रही होती है वो अपनी आत्मिक ऊर्जा यूज करते हुए तालाब के नजदीक जाने लगती है। उसके अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग सी पावर निकल रही होती है कि आसपास जितने भी लोग होते हैं वो उसकी पावर्स की वजह से मर रहे होते हैं। इसके बाद बेला जब पीछे पलट कर देखती है तब वो देखती है कि वैन तो पूरी तरीके से सही सलामत है। ये देखकर बेला को कुछ भी समझ में नहीं आता है और इसलिए वो वैन पे हमला कर देती है, लेकिन इसका जो हमला होता है वो वैन को छू भी नहीं पाती है और वैन का जो ऑरा होता है वो बेला को नुकसान पहुंचा देता है। थोड़ी देर बाद जब वैन पीछे पलट कर देखता है तब वो बेला को घायल देखता है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसे होटल में लेकर जाता है। यहाँ पे वो उसे अपने कमरे में लिटाने के बाद उसका इलाज करने लगता है, लेकिन बेला को कुछ गलतफहमी होने लगती है, इसलिए वो उसे थप्पड़ लगा देती है। पर फिर भी वैन बुरा नहीं मानता है, वो बेला का बहुत ही अच्छी तरीके से इलाज करता है। इसके बाद बेला जब अपने आप को सही सलामत देखती है तब वो वैन से पूछती है कि तुमने इतनी अच्छी मार्शल आर्ट कहाँ से सीखी है। तब वैन उसे बताता है कि उसने ये सारी चीजें कहाँ से सीखी है। इसके बाद वो बेला को कमरे में आराम करने के लिए अकेला छोड़कर कमरे से बाहर आ जाता है और जैसे ही बाहर आता है उसका सामना उस नागिन से हो जाता है जो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो उसे जब बचता है तो सामने कसन आ जाती है। इन दोनों से वो परेशान होकर वापस से अपने कमरे के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो बेला को एक अलग कंडीशन में देखता है। ये देखकर तो बेला काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है, तुम किसी भी कमरे में ऐसे, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ऊपर से तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो, पता भी है कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहते हुए अपना पूरा इंट्रो देने लगता है कि उसने कौन सी पढ़ाई कहाँ से की है और वो क्या है। फिर वो कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। ये देखकर बेला अपने डैड के पास कॉल लगाती है और वैन के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने आज 9 लेवल के मार्शल आर्ट स्टूडेंट से मिली हूँ। ये सुनकर तो डैड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, लोगों को 1000 साल लग जाती हैं उस पोजीशन तक पहुंचने में, और तुम बता रही हो कि एक यंग लड़के ने हाफ एन ईयर में ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। वह कहती है कि क्या ये बहुत ही बड़ी बात है। ये सुनकर डैड कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। तब बेला कहती है कि तो क्या मुझे उस पर्सन से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा होगा। डैड भी मान जाते हैं। इसके बाद जब वापस से वैन अपने कमरे में आता है तब बेला उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर तो वह हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी शादी मेरी फियांसे से फिक्स हो गई है और उसी में ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ और उसका नाम बेला है। अब वैन को पता नहीं होता है कि जिस लड़की से वो बात कर रहा है वो असली में बेला ही है, इसीलिए बेला भी उसके कंफ्यूजन को क्लियर नहीं करती है और कहती है कि ठीक है, वैसे अगर तुम मेरे साथ कल एक एग्जीबिशन में चलोगे तो मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगी। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे वहाँ पे जाने के लिए $13 मिलियन चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे सर्वाइव करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। फिर वो दोनों सो जाते हैं। जब आधी रात में बेला की आंखें खुलती है तब वो वैन को देखती है जो कि अपना ध्यान लगा रहा होता है और वो देखती है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। अगले सीन में हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम एलिजा स्टोन होता है जो कि एक रईस की बेटी होती है, लेकिन उसकी डैड की डेथ हो गई होती है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर रही होती है। वो कहती है कि मैं अभी भी अपने डैड को ठीक कर सकती हूँ। आसपास के जितने भी उसके लोग होते हैं वो उसे समझा रहे होते हैं कि अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन एलिजा बिल्कुल भी समझने की मूड में नहीं होती है। वो कहती है कि आपको पता है ना कि अगर अभी भी हमें मार्शल आर्ट के अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं तो हम डैड को बचा सकते हैं। ये जानने के बाद भी मैं डैड को मरा हुआ घोषित कैसे कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे बेला वैन के साथ आती है और बताती है कि वैन उसके डैड का ट्रीटमेंट कर सकता है और उन्हें पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। ये सुनकर एलिजा पूछती है कि आप सब कौन है। तब बेला वैन को धक्का देती हुए आगे करती है और उसके बारे में इंट्रो देने लगती है कि वो कितना अच्छा डॉक्टर है। ये सुनकर एलिजा अपने डैड के बारे में बताने लगती है कि उसके डैड की धड़कनें 3 दिनों से रुकी हुई है। ये सुनकर तो वैन की हालत खराब होने लगती है और वो डर से ना हंस पा रहा होता है ना रो पा रहा होता है। ये देखकर बेला कहती है कि इनके लिए ये मामूली बात है इसलिए वो हंस रहे हैं, लेकिन वैन की तो हालत खराब हो रही होती है। इसलिए वो बेला को थोड़ी देर के लिए साइड में लेकर जाता है और कहता है कि तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ पे लाया है। तुमने कहा था कि हम एग्जीबिशन में जाने वाले हैं, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पे लेकर आ रही हो। तुम मुझे बहुत ही बुरी तरीके से फंसाने वाली हो। इधर एलिजा के पास जो डॉक्टर होते हैं उन्हें भी वैन पे शक हो रहा होता है और वो एलिजा से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पे आए हैं, ये हमारे साथ फ्रॉड करना चाहते हैं। एलिजा कहती है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इधर बेला भी कह देती है कि अब सारी चीजें ठीक है, लेकिन हम तभी ट्रीटमेंट करेंगे जब आप पैसे पहले दे दोगे। ये सुनकर एलिजा कहती है कि ठीक है और वो उन्हें $1 बिलियन का कार्ड देती है और साथ ही पासवर्ड भी बता देती है। इसके बाद भी वैन काफी ज्यादा डर रहा होता है, वो आगे जाने का नाम भी नहीं ले रहा होता है, लेकिन बेला उसे पुश करते हुए धीरे धीरे आगे लेकर जाती है और एलिजा के डैड के सामने खड़ी कर देती है। किसी को भी विश्वास नहीं होता है कि वैन कुछ भी कर सकता है। वैन भी काफी ज्यादा डर रहा होता है और वो समझ नहीं पाता है कि आखिर वो इन्हें किस तरीके से ट्रीट करे। तब बेला उसके नजदीक जाती है और उसे समझाती है कि देखो तुम्हें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, बस तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखो और अपना काम करो। ये सुनकर वो डरते हुए एक बार के लिए अच्छी तरीके से ट्राई करता है और एलिजा के डैड को बचाने की कोशिश करता है और अपने मैजिक का यूज करता है। देखते ही देखते उसके डैड के अंदर से एक तेज सी रोशनी बाहर निकलती है और आसमान की तरफ जाने लगती है। एलिजा वैन से पूछती है कि अब मेरे डैड ठीक तो हो जाएंगे। ये सुनकर वैन कहता है कि मुझे पता नहीं और वो डरते हुए आगे निकल जाता है। इसके बाद बेला कहती है कि अगर उनकी तकदीर अच्छी हुई तो वो जीवित हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब इनके जिंदा होने का कोई भी चांस नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए सभी लोग उन्हें वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगते हैं और ये देखकर एलिजा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक से एक तेज सी रोशनी बाहर निकलती है और उसके डैड हवा में उड़ जाते हैं। फिर वो देखते ही देखते सबके सामने अपनी आंखें भी खोल देते हैं।
एलिसा अपने डैड को सही सलामत देखकर काफी खुश होती है और उनसे पूछती है कि आप सही तो है। ये सुनकर वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन किसने मेरी जान बचाई है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर एलिसा गार्ड्स को भेजती है उसे ढूंढ कर लाने के लिए, लेकिन ये दोनों छुप गए होते हैं। और गार्ड्स के चले जाने के बाद वैन बेला से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे एक्चुअली में किस लिए लेकर आई थी। ये सुनकर बेला उससे कहती है कि तुम अपने फियांसे से शादी करने जा रहे हो ना, इसलिए मैं चाह रही थी कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हो जाए ताकि तुम उसके लिए अच्छी तरीके से गिफ्ट खरीद लो। सुनकर वैन कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने फियांसे से शादी करने वाला हूँ। तब बेला बात को छुपा देती है। बेला ये सारी चीजें इसलिए कर रही थी ताकि वैन की शक्तियाँ उसके सामने आ जाए और उसे वो कल के एक इन्विटेशन के लिए इन्वाइट करती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम वैन को बेला के घर पे जाता है। उसे नहीं पता होता है कि वो बेला का घर है। उसे तो ऐसा लग रहा होता है कि जिसके साथ उसके ग्रैंडपा ने उसकी एंगेजमेंट सेट की है वो उससे मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन वहाँ पे उसकी मुलाकात उसके एक्स फियांसे से हो जाती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे आई होती है। जब ये दोनों इसे यहाँ पे देखते हैं तब वो दोनों मिलकर इसकी इंसल्ट करने लगते हैं और एक फियांसे अपने बॉयफ्रेंड को बताने लगती है कि उसने इसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दिया था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेकार लड़का था। ये सुनकर बॉयफ्रेंड भी उसकी इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि आखिर तुम जैसे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं इन्विटेशन से यहाँ पे आया हूँ। ये सुनने के बाद भी दोनों को इसकी बातों में बिलीव नहीं होता है और ये दोनों इसकी इंसल्ट करते हुए आगे निकल जाते हैं। आगे जाने के बाद वो अपने कार्ड से पे करते हैं और वीआईपी सीट फाइनल करते हैं। तभी यहाँ पे वैन भी आ जाता है और अपने कार्ड से पे करते हुए ये भी वीआईपी सीट फाइनल करता है और उन्हें जलाते हुए अंदर चला जाता है। ये तो सोच सोच कर परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर इसके पास पैसे कहाँ से आए होंगे। फिर ये सभी अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद स्टेज पे एक पर्सन होता है जो कि इन सभी को एक खास तलवार के बारे में बताता है और बताता है कि ये तलवार पिछले 30 सालों से इस म्यान में लगी हुई है। अगर कोई पर्सन इस तलवार को बाहर निकाल देता है तब वो इस तलवार की मालकिन से शादी करेगा। तलवार की मालकिन काफी ज्यादा रिच और ब्यूटीफुल होती है, इसलिए काफी सारे लोग यहाँ पे आए होते हैं। स्टेज पे जो इंसान होता है वो कहता है कि अगर कोई पर्सन इस तलवार की मालकिन से शादी नहीं करना चाहता है तब वो ना करे। वो इस तलवार के साथ काफी सारे पैसे भी यहाँ से लेकर जा सकता है जीतने के बाद। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से हट जाता है और सभी लोग अपनी तकदीर को आजमाने के लिए एक एक करके उस तलवार के पास जाने लगते हैं। सबसे पहले एक रिच पर्सन आगे आता है और इस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे उस तलवार को टच करता है उसके अंदर से बिजली पास होती है और उसे करंट लगता है। ये देखकर वो कहता है कि मेरे साथ चीटिंग किया जा रहा है, इस तलवार के अंदर से इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, आखिर मैं इस तलवार को कैसे बाहर निकालूंगा। ये सुनकर एक्स फियांसे उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है उस तलवार को बाहर निकालने की, इसलिए तुम बहाना कर रहे हो। ऐसा करते हुए वो अपनी तकदीर को आजमाने के लिए सामने जाती है और तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। वो अपनी मार्शल आर्ट की ऊर्जा भी यूज करती है जिस वजह से वो उस तलवार को 1.5 इंच उस तलवार को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा वो उस तलवार को बाहर नहीं निकाल पाती है। सभी लोग ये देखकर काफी खुश होते हैं कि कोई तो उस तलवार को थोड़ा सा भी तो बाहर निकाल पाया। इसके बाद वो वैन को तलवार निकालने के लिए कहने लगती है और उसे चैलेंज देने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि वैन बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन वैन उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे तलवार निकालने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे अपने फियांसे से मिलने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो उसकी एक्स फ्रेंड है उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाती है और इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को उस तलवार को निकालने के लिए भेज देती है ताकि वैन को पता चले कि उसके एक्स फियांसे के बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर बॉयफ्रेंड भी सामने आ जाता है और तलवार निकालने के लिए स्टेज पे आगे बढ़ जाता है। ये भी अपनी मार्शल आर्ट की ऊर्जा का यूज करता है और इस तलवार को थोड़ा सा बाहर निकालने में ये भी कामयाब हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अभी भी इस तलवार को पूरा निकालने में कोई भी कामयाब नहीं होता है। तभी एक बूढ़ा पर्सन होता है, वो उस तलवार को बाहर निकालने के लिए सामने आता है। दिखने में ये बूढ़ा पर्सन काफी ज्यादा ओल्ड होता है, लेकिन फिर भी इसे तलवार की मालकिन से शादी करने की इच्छा थी, इसलिए वो इस तलवार को निकालने के लिए सामने आता है और स्टेज पे खड़े हुए पर्सन से कहता है कि अगर मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ तो क्या मैं उससे शादी कर लूंगा। ये सुनकर वो पर्सन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, सब शर्त यही है, तो अगर आप इस तलवार को बाहर निकाल देते हो तो इस तलवार की मालकिन आपसे जरूर शादी करेगी। ये सुनकर वो काफी खुश होता है और अपने मैजिक पावर्स का यूज करते हुए धीरे धीरे वो तलवार बाहर निकलने लगती है और आधे से भी ज्यादा तलवार बाहर निकल जाती है। लेकिन अचानक से उस तलवार से ऐसी शक्तियां बाहर निकलती हैं जो कि बूढ़े को बहुत ही बुरी तरीके से चोट पहुंचा देती हैं और तलवार वापस से अंदर चली जाती है। बूढ़े की कंडीशन खराब होती है, लेकिन कोई भी बूढ़े पे ध्यान नहीं देता है। ये देखकर वैंग को उस बूढ़े के लिए चिंता होने लगती है और वो उसे बचाने के लिए वहाँ पे चला जाता है, लेकिन बूढ़ा अभी भी तलवार की तरफ इशारा कर रहा होता है। ये देखकर वैंग कहता है कि आखिर इस तलवार में कौन सी खास बात है और फिर वो उस तलवार को पकड़कर बाहर निकाल देता है। बूढ़े को वो तलवार देने लगता है, लेकिन बूढ़ा जब तलवार को पूरी तरीके से बाहर निकला हुआ देखता है तब वो हैरान हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर वैन काफी ज्यादा घबराता है और एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है। उसके फोन में पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो दूसरों को एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था क्योंकि सभी इस शौक में थे कि कोई उस तलवार को बाहर कैसे निकाल सकता है और वो भी वैंग। फिर वैन उस तलवार को वापस से अंदर रख देता है। इधर हम बेला को देखते हैं जो कि अपने फोन में ये सारी चीजें
देख रही होती है और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उस तलवार को वैन ने उस चीज से बाहर निकाली है, क्योंकि पहले बेला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसका लाइफ पार्टनर इस तरीके से चूज करे, इसीलिए वो इस चीज के खिलाफ थी। लेकिन जब उसने देखा कि वैन ने ये सारी चीज जीती तब वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो वैन को पसंद करने लगी थी। इसीलिए अब वो वहाँ पे जाने का डिसीजन लेती है। इधर जो उसकी एक्स फियांसे होती है वो वैन से कहती है कि आखिर तुमने इस तलवार को इतनी आसानी से बाहर कैसे निकाल दिया। वैन उससे कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, और फिर वो उसके सामने तलवार को कई बार उस तलवार को बाहर निकाल कर उसे दिखा रहा होता है और कहता है कि देखो ये कितना ज्यादा आसान है। एक्स फियांसे इस बात को बिल्कुल भी मानना नहीं चाहती थी कि वैन उस तलवार को बाहर निकाल सकता है, इसलिए वो कहती है कि शायद बूढ़े की ताकत की वजह से वो तलवार आधी बाहर आ गई थी, इसीलिए वैन ने उस तलवार को आसानी से बाहर निकाल दिया। ये देखकर तो वो जो रईस लड़का होता है वो एक बार फिर से उस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ता है और उस तलवार को बाहर निकालने वाला होता है, लेकिन फिर से उसे बिजली का करंट लगता है और वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर वैन को भी उस तलवार में थोड़ी सी गड़बड़ लगती है और वो एक बार फिर से उस तलवार को बाहर निकालता है, लेकिन वो थोड़े से में उस तलवार को बाहर निकाल देता है। ये देखकर जो स्टेज पे वो पर्सन होता है वो कहता है कि आपने इस तलवार को बाहर निकाल दिया, इसीलिए अब आपकी शादी बेला से होगी। और तभी यहाँ पे बेला की एंट्री होती है। जब बेला को वैन अपनी आंखों के सामने देखता है और वो भी उसकी रियल आइडेंटिटी में, तब वो काफी शॉक होता है। जब बेला उसके सामने आती है वो सबसे पूछती है कि इस तलवार को बाहर किसने निकाला। तब उसकी जो एक्स फियांसे होती है वो कहती है कि उस बूढ़े ने इस तलवार को बाहर निकाला। तब बेला कहती है कि तो फिर ये तलवार वैन के हाथों में क्या कर रही है। एक्स फियांसे कहती है कि उस बूढ़े ने तो तलवार को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया था, लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो नीचे गिर गया था। तभी वो बूढ़ा भी उठ खड़ा हो जाता है और कहता है कि आपसे शादी करने के लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है। ये देखकर तो वैन पूरी तरीके से घबरा जाता है और सोचता है कि ये बूढ़ा इतनी आसानी से खड़ा कैसे हो गया। बेला कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं ये सारी चीजें एक बार फिर से देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो तलवार को किस तरीके से बाहर निकालते हैं। ये सुनकर बूढ़ा कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और वो फिर से उस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार तो वो तलवार को थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकाल पाता है और उसे चोट लग जाती है और वो फिर से गिर जाता है। ये देखकर बेला कहती है कि अब तो आप सब समझ गए होंगे कि इस तलवार को बाहर किसने निकाला था, और जिसने इस तलवार को बाहर निकाला था मैं उससे शादी करने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर एक्स फियांसे कहती है कि आप एक ऐसे लड़के से शादी क्यों कर रही हो जो कि बहुत ही ज्यादा बकवास है। आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले ही इसके साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दिया था। एक्चुअली में एक्स फियांसे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से हो, इसीलिए वो इसकी शादी तोड़ने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन बेला को तो अब वैन बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा था, इसलिए वो कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी, क्योंकि मुझे ये लड़का बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर वो वैन से कह के शादी का कार्ड भी उन्हें दिखाने के लिए कहती है। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब एक्स फियांसे के पास बिल्कुल भी रास्ता नहीं होता है इन दोनों को अलग करने का, इसलिए वो कहती है कि ये यहाँ पे एक कार्ड को चुरा कर आया था, जिसकी वजह से उसने यहाँ के वीआईपी सीट को भी फाइनल किया था। फिर बॉयफ्रेंड सामने आता है और वैन के पॉकेट से वो कार्ड बाहर निकाल देता है। जैसे ही कार्ड सभी लोग देखते हैं, यहाँ पे जो रईस लड़का होता है वो उस कार्ड को पहचान लेता है और कहता है कि ये तो मेरे सिस्टर की कार्ड है। का यूज करके फिर से एक्स फियांसे दोनों का रिश्ता तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बेला को पता होता है कि उसके पास ये कार्ड कहाँ से आई है, इसलिए उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर एक्स फियांसे कहती है कि वैन आखिर तुमने बेला के ऊपर कौन सा मैजिक किया है जिस वजह से वो तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा लट्टू हो गई है। तभी जो रईस लड़का होता है वो कहता है कि मैजिक के बारे में बाद में बात करना, पहले तुम ये बताओ कि मेरी बहन का कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया। इसके बाद वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी बहन आ जाती है। जब वो वैन के साथ इसे बदतमीजी करते हुए देखती है तब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कई बार थप्पड़ लगाने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि ये कौन है, और फिर वो उसके सामने जाकर झुक जाती है। ये देखकर एक फियांसे उसके पास जाती है और कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको पता है कि मैंने 2 दिन पहले इसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी थी। ये सुनकर एलिसा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई है और तुम अभी सिंगल हो। सारी चीजें देखकर तो वैन को ऐसा लग रहा था कि उसके डैड मर गए हैं, इसलिए शायद वो बदला लेने के लिए आई है, क्योंकि उसको सच्चाई नहीं पता थी, इसलिए वो कार्ड को भी वापस कर देता है। लेकिन एलिसा को ऐसा लगता है कि शायद वो गुस्सा है, इसलिए वो उसके सामने झुक जाती है, क्योंकि एलिसा भी उसे पसंद करने लगी थी। रईस लड़का जब ये सारी चीज देखता है तब वो एलिसा को खड़ा करने की कोशिश करता है और कहता है कि आखिर तुम इसके सामने झुक क्यों रही हो। ये सुनकर वो बताती है कि इसी की वजह से हमारे डैड जिंदा है, इसी ने हमारे डैड को जिंदा किया था। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं और सभी उसके सामने झुक रहे होते हैं, लेकिन वैन को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही होती है और वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर उसने किसी की जान कैसे बचा दी। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। अब एलिसा और बेला दोनों ही डायरेक्टली कह रही थी कि वो वैन को पसंद करती हैं और वो उसके साथ शादी करना चाहती हैं। ये देखकर तो एक्स फियांसे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो सोचती है कि जिस लड़के को उसने छोड़ दिया उससे शादी करने के लिए इतनी सुंदर और इतनी रिच पर्सन क्यों लड़ रही है, आखिर इसमें कौन सी खास बात है। तभी वो जो बूढ़ा पर्सन होता है वो मर जाता है। ये देखकर सभी उसे कहते हैं कि आप सब कह रहे थे कि ये किसी मरे हुए पर्सन को जिंदा कर सकता है, तो यहाँ पे भी एक पर्सन मरा हुआ है, तो क्यों नहीं वो उसे जिंदा कर देता है। अब वैन को तो डर होने लगता है। वो उसे ठीक करने की कोशिश करने के लिए हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तुम यहाँ पे हो तो इसे हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत है, हम तुम्हारे हुनर को यहीं पे क्यों नहीं देख लेते हैं। ऐसा कहने के बाद सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब वैन के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। वो उस बूढ़े के पास जाता है और समझ नहीं पाता है कि वो इस बार किस तरीके से उस बूढ़े की मदद करे। वो वहाँ पे जाता है और लास्ट टाइम जैसे उसने मैसेज किया था वो इस बूढ़े पे भी वैसा ही मैसेज करता है।
फिर उसे कुछ नहीं समझ में आता है तब वो सबसे कहता है कि मेरे पास कोई मैजिक पावर्स नहीं है, मैं उस बूढ़ी को जिंदा नहीं कर सकता हूँ। ये देखकर तो जो लोग वैन को पसंद नहीं करते थे वो हंसने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के अंदर वो बूढ़ा भी हवा में उड़ने लगता है और देखते देखते वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। जब सभी लोग उसके फीलिंग के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि उसे कैसा महसूस हो रहा है तो वो बताता है कि उसकी बॉडी तो सच में बहुत ही अच्छी हो गई है, वो अलग तरीके से फील कर रहा है। ऐसा कहते हुए वो काफी खुश होता है और वहाँ से भागते हुए अपने घर चला जाता है। लेकिन एक्स फियोंसे अभी भी काफी गुस्से में होती है। ये देखकर बेला उसे कहती है कि क्या तुम्हें अब इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि तुमने एक ऐसे पर्सन को कैंसिल कर दिया जो कि सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर एक्स फियोंसे कहती है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास भी मेरा बॉयफ्रेंड है और वो उससे कई गुना अच्छा और कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर बेला कहती है कि तो फिर दोनों के बीच में कंपटीशन क्यों नहीं करा लेते हैं। ऐसा कहने के बाद वो वैन को सामने कर देती है और एक्स फियोंसे का जो बॉयफ्रेंड होता है वो भी उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वैन जैसे बहाना बनाने के बाद वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, बॉयफ्रेंड अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जिसके बारे में वैन को तो पता नहीं चलता है, लेकिन जो उसकी आत्मिक ऊर्जा होती है वो उसे बचा लेती है। ये देखकर जैसे वो पीछे पलटता है वो देखता है कि बॉयफ्रेंड तो बहुत ही दूर जाकर गिर गया है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि शायद बेला ने उसकी मदद की थी। अब बॉयफ्रेंड और एक्स फियोंसे काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम तुमको बाद में देख लेंगे। ऐसा कहने के बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सबके चले जाने के बाद एलिसा और बेला दोनों ही वैन के लिए लड़ाई करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से वैन को छीनने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर वैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो धीरे से वहाँ से निकल जाता है। आने पे वो समझ नहीं पाता है कि उसे किसके साथ रहना चाहिए। तभी सामने से बेला आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पे एलिसा भी आ जाती है और फिर से दोनों के बीच में वैन को लेकर लड़ाई होने लगती है। कुछ देर तक ये दोनों लड़ रही होती है। तभी यहाँ पे वैन की कसन आ जाती है और वो भी वैन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उसे साइड में कर देता है क्योंकि सभी को वो मना कर देता है क्योंकि उसे बेला के साथ जाकर किसी के लिए गिफ्ट खरीदना था और इसीलिए वो बेला के साथ जाने लगता है। इन दोनों को साथ में जाते हुए देख वो नागिन भी देख लेती है। वो कहती है कि किसी भी तरीके से मैं उसे अपना बना लूंगी। ऐसा कहने के बाद वो गिफ्ट शॉप के ओनर के पास आती है और उसे मैजिक से बेहोश करने के बाद वो उसकी जगह ले लेती है। कुछ देर के बाद बेला और वैन उस शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वो अपने अकॉर्डिंग गिफ्ट को फाइनल करने लगते हैं। गिफ्ट तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जब वैन उनमें से कुछ गिफ्ट को फाइनल करने के बाद उस शॉप ओनर से जो कि नागिन होती है उससे पूछता है कि ये कितने की है, तब वो बहुत ही कम रेट बताने लगती है। ये सुनकर तो वैन पूरी तरीके से चौंक जाता है और कहता है कि इस पे तो इतना ज्यादा अमाउंट लिखा है तो तुम इतने कम में मुझे क्यों बता रही हो, क्या इसके पीछे कोई खास राज है। तब वो कुछ नहीं कहती है और उसकी तरफ शर्माते हुए देखने लगती है। ये देखकर वैन को कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो बेला के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एक्स फियोंसे को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके फैमिली से मिलने के लिए जाती है, लेकिन जब उसके बॉयफ्रेंड के बड़े भाई साहब को पता चलता है कि बेला की शादी किसी के साथ तय हो गई है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो हमेशा से बेला से शादी करना चाहता था। इसीलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरीके से बेला को हासिल कर लेगा। दूसरी तरफ हम बेला और वैन को देखते हैं। बेला अपने ग्रैंडमा के बर्थडे में जाने के लिए वैन को अच्छी तरीके से रेडी करती है और उसके साथ पार्टी में जाती है, जहाँ पे वो सबको वैन को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि ये मेरा फियोंसे है और बहुत ही जल्द मैं इससे शादी करने वाली हूँ। लेकिन ग्रैंडमा को वैन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और उसके बाद जब ग्रैंडमा अपनी अलग और खास और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कॉफी सबके सामने पीने के लिए देती है जिससे आत्मिक ऊर्जा भी बढ़ती है, तब सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसे पीने लगते हैं। जहाँ पे वैन के एक्स फियोंसे और उसका बॉयफ्रेंड भी आए होते हैं। सबको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है यह कॉफी, लेकिन जब वैन उस कॉफी को पीता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उस कॉफी को वो कई बार पी चुका होता है और इसका टेस्ट इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसके पेरेंट्स हमेशा से ही इसकी आत्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस कॉफी को इसे दिया करते थे। इसकी फैमिली में इस कॉफी बीज की खेती भी होती थी, इसीलिए वैन को ये कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो सबको इसके बारे में बताता है कि आखिर इस कॉफी में इतनी ज्यादा खास क्या बात है जो आप लोग इसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो, इसका टेस्ट भी इतना ज्यादा घटिया है। ये सुनकर सभी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें महंगी कॉफी के बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं तो इसे हमेशा ही पीता हूँ, जो कि सबको ये बातें झूठी लगती है। इसलिए वैन अपने कजन के पास कॉल करता है और घर से कुछ कॉफी बीन्स मंगाता है। कुछ टाइम के बाद उसकी कजन वहाँ पे आती है और उसे सामान डिलीवर करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि जिस थैले में उसने सामान लाया था वो दिखने में गंदा होता है, इसलिए सभी लोग हंस रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वैन उनके सामने वो सारे कॉफी बीन्स रख देता है जिसे देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम कजन को देखते हैं जो कि बाहर जा रही होती है। तभी उसका आमना सामना जाव से होता है जो कि वैन के एक्स फियोंसे के बॉयफ्रेंड का भाई होता है। ये अपने साथ कुछ लोगों को भी ले आया होता है। जब ये सारे लोग कजन को देखते हैं तब वो पहचान जाते हैं और उन्हें पता होता है कि ये टाइगर मास्टर है, इसलिए वो उसके सामने झुक जाते हैं और उसे अच्छी तरीके से ग्रीट करते हैं। कजन भी उन्हें अच्छी तरीके से हाय हेलो करके हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जाओ अपने इन आदमियों से पूछता है कि वो कौन थी, तब उसके आदमी से बताते हैं कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। फिर जब ये सारे लोग उस कॉफी बीन्स को देखते हैं तब वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और ग्रैंडमा जब ये सारी चीजें देखती हैं तब वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं कि वो वैन से कहती हैं कि तुम मुझे ग्रैंडमा बुला सकते हो, मैं ही तो तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ। तब वैन वो सारे कॉफी बीन्स ग्रैंडमा को दे देता है और यहाँ पे
जितने भी गेस्ट आए होते हैं वो उन सभी को भी एक एक गिफ्ट दे देता है। यहाँ पे जाओ भी आ जाता है। जाओ को देखकर उसका छोटा भाई उसके पास आता है और वैन के बारे में बताता है, लेकिन जाओ को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है और वो कहता है कि ये सारी चीजें नकली भी तो हो सकती है ना। और फिर वो जाओ को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है और उसे झूठा साबित करने लगता है। ये देखकर सभी लोग एक बार फिर वैन को झूठा समझने लगते हैं। तब बेला फिर से सामने आती है और कहती है कि ठीक है, तुम दोनों में कंपटीशन ही करा लेते हैं और देखते हैं कि तुम दोनों में से कौन आगे है। इसके बाद जो आगे होगा उसकी बात मान लिया जाएगा। ये सुनकर सभी राजी हो जाते हैं और दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे वैन तो फिर भी डर रहा होता है कि वो कैसे जीतेगा, लेकिन ये लोग उस पे हमला करते हैं और ये देखकर वैन डर जाता है। लेकिन फिर भी उसकी जो आत्मिक ऊर्जा होती है वो उसे बचा लेती है। उसकी आत्मिक ऊर्जा देखकर तो ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो उसके लेवल के बारे में पूछते हैं। तब वो अपना लेवल बताता है। ये देखकर तो वो और भी ज्यादा डर जाते हैं और जब आगे बढ़कर उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तब वो बहुत ही बुरी तरीके से डरने लगते हैं और उससे माफी मांगते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। ग्रैंडमा भी ये सारी चीजें देखकर शॉक में चली जाती हैं और बेला से कहती हैं कि आखिर तुम ये सारी चीजें क्या कर रही हो, अब तो मुझे इस लड़के से भी डर लग रहा है, इसे यहाँ से अभी के अभी लेकर जाओ। लेकिन बेला इसे ले जाने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं इसी से ही शादी करूंगी। और तभी यहाँ पे वैन के अंकल आ जाते हैं और वैन का इंट्रो बहुत ही अच्छी तरीके से देते हैं। वो बताते हैं कि वैन मार्शल आर्ट के गुरु का बेटा है और वो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर तो ग्रैंडमा इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं कि वो अपनी डॉटर इन लॉ बेला से कहती हैं कि मैं इस लड़की से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ, तुम इससे शादी कर सकती हो, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया होता है कि वैन कितना ज्यादा शक्तिशाली है और वैन भी बेला से शादी करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब इन सारी चीजों के बारे में जाओ की डैड को पता चलता है तब वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इतने समय से मैं तुम सभी को पाल रहा हूँ, फिर मैं खिला रहा हूँ, फिर भी तुम सब एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हो, मेरी बेटी की शादी उस बेला से नहीं करा सकते हो। ये सुनकर सभी गुरु जो होते हैं वो बताते हैं कि वैन कितना ज्यादा पावरफुल है और वो उसके सामने टिक नहीं सकते हैं। फियांसे भी यहाँ पे होती है और कहती है कि मैंने काफी समय उसके साथ बिताया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर उसके पास शक्तियां हैं तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। इतना कहने के बाद वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट हम बेला और वैन को देखते हैं। ये दोनों कुछ समय तक एक दूसरे से बात करते हैं और गुड नाइट कहने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद बेला देखती है कि वो लड़की जो शॉप पे थी वह वैन से बातें कर रही है। ये देखकर वो उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन कोई शक्ति उसे रोक लेती है। इसके बाद वह नागिन वैन के क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर वैन उससे बचने की कोशिश करता है और तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। जब वो रिसीव करता है तब उसे पता नहीं होता है कि वो कौन है। ये सुनकर जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो बेला और एलिसा जिसे उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग किडनैप किया होता है वो दोनों की आवाज वैन को सुनाने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें उसे बचाना है तो मेरे पास आओ। ये सुनकर वैन बहुत ही तेजी के साथ उसकी तरफ जाने लगता है। इधर दोनों लड़कियां एक दूसरे से लड़ रही होती हैं कि आखिर वैन किसी बचाने के लिए यहाँ पे आ रहा है और ये सारी चीजें देखकर जाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसलिए वो जोर से चीखता है और कहता है कि शांत हो जाओ, मैंने तुम दोनों का अपहरण किया हुआ है, मैंने तुम दोनों को ट्रिप पे नहीं लेकर आया जो तुम इतनी ज्यादा चिक चिक कर रही हो। बेला कहती है कि मैं तो इसे ट्रिप ही समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे वैन आएगा और मुझे बचाकर लेकर भी जाएगा और तुम्हारा ये जो प्लान है वो धरा का धरा ही रह जाएगा। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उसके सामने अपने प्लान को लाते हैं और कहते हैं कि जैसे वो यहाँ पे आएगा हम उसे आराम से फंसा लेंगे। ये सुनकर तो दोनों को काफी ज्यादा बुरा लगता है वैन के लिए और वो सोचने लगती है कि वो यहाँ पे ना आए, लेकिन वैन इन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पे आ जाता है। जैसे वैन यहाँ पे आता है वो लोग उसे कहते हैं कि तुम हमारे जाल में फंस गए और ऐसा कहते हुए एक पर्सन उसके पास आता है और गले पे तलवार रख देता है उसे मारने के लिए, लेकिन वैन बहुत ही आसानी से उस तलवार वाले पर्सन को हरा देता है। ये देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। इन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग जिस गैजेट को बनाया होता है वैन को हराने के लिए वह गैजेट तो काम ही नहीं करता है। इसके बाद वो जाओ को बहुत ही बुरी तरीके से मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो दोनों लड़कियों को बचा लेता है और वहाँ से लेकर चले जाता है। अगले सीन में हम वैन की फैमिली को देखते हैं, जो कि पूरी की पूरी फैमिली काफी ज्यादा ताकतवर होती है और वो अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाकर वैन को ताकतवर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसीलिए वो उसके सामने गरीब और कमजोर बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जाओ के डैड को देखते हैं। जब अपने बेटे की ये हालत देखते हैं तब उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो रही होती है और यहाँ पे काफी सारे लोग भी आए होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जाओ के डैड आ जाते हैं वैन से बदला लेने के लिए। वो वैन पे हमला भी कर देते हैं, लेकिन बीच में कजन आकर वैन की जान बचा लेती है। ये देखकर छोटा बेटा भी हमला करने के लिए आगे आ जाता है और वो अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हुए वैन के सीने पे हमला करता है। सबको ऐसा लगता है कि वैन तो अब मर ही गया होगा, लेकिन वैन को कुछ नहीं हुआ होता है, उसे तो बस एक छोटी सी छींक आती है। इसके बाद वो उस पे हमला करता है और जहाँ से ये आया था वहाँ पे जाकर गिरता है इसके हमले से। और तभी यहाँ पे वैन के डैड आ जाते हैं अपने दोनों भाइयों के साथ और जब सभी लोगों को इन लोगों की आइडेंटिटी पता चलती है तब काफी लोग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इनफैक्ट जो एक्स फियांसे होती है वो वैन के साथ फिर से रिश्ता कंटिन्यू करने की बात करने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा गलत थी, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा कहने के बाद वो उसके साथ फिर से रिश्ता बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वैंग उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अब मेरे पास बेला है, मुझे किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर एक्स फियांसो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाओ के डैड के पास आती है और उन्हें मारने के लिए कहती है, लेकिन ये समय ये इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि वो इसे ही जान से मार डालते हैं। ये देखकर वैंग की फैमिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उस लड़की का बदला नहीं, लेकिन ये इसके एक अंकल
जाओ के डैड से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये देखकर वैन के डैड हमला करने के लिए आगे आते हैं और दोनों के बीच में युद्ध होने लगता है। युद्ध काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसमें वैन के डैड हार जाते हैं। वो फिर से ट्राई करते हैं लेकिन फिर से हार जाते हैं, क्योंकि इनके पास काफी नेगेटिव पावर्स होती हैं जिनके सामने ये टिक नहीं पा रहे होते हैं। ये देखकर वैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो देखता है कि उसके पूरे फैमिली वाले किस तरीके से टूट रहे हैं। उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी वो अपने आत्मिक ऊर्जा का यूज करता है और जाओ के डैड के साथ युद्ध करने के लिए आगे आ जाता है। दोनों के बीच में युद्ध होता है और वैन जीत जाता है। काफी ज्यादा खुश हो रहे थे जाओ के डैड के जीत जाने पे। सभी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे वैन के जीत जाने पे, लेकिन समय रहते जाओ के जो डैड होते हैं वो छुपकर भाग जाते हैं और इन्हें भागते हुए नागिन देख लेती है। वो उनका पीछा करती है और उनके पीछे जाती है। फिर वो काफी अलग सी चीजों को नोटिस करती है और उन सभी चीजों को हासिल करने के लिए वो उन्हें जान से मार डालती है। सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि बेला और वैन की शादी हो गई होती है और बेला वैन के नजदीक जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वैन को बेला के क्लोज जाने में डर लग रहा होता है, इसलिए वो बार कई बार बहाना बनाकर भाग जाता है। आगे हम सभी को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं। बेला एक बार फिर से वैन के क्लोज जाने की कोशिश करती है, तब वैन अपने कजन के साथ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स बेला को समझाते हैं और कहते हैं कि यूं तो हमारा बेटा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो कभी कभी शर्मा भी जाता है। ये सुनकर बेला कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। इसके बाद वो घर में लगी एक अनोखी तस्वीर को देखती है और उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अचानक से वो पूरी तरीके से चेंज होने लगती है और एक अलग रूप ले लेती है। दूसरी तरफ हम कजन को देखते हैं जो कि ये भी अब पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और उससे बुरी दिखने का अब कोई भी प्लान नहीं होता है, क्योंकि इन सभी का प्लान तो अब खत्म हो गया था। फिर वो पूरे परिवार वाले से मिलने के लिए वापस से घर में आती है, तो वो देखती है कि सारे के सारे परिवार वाले मारे जा चुके हैं और उन्हें मारने वाली कोई और नहीं बल्कि बेला है। और तभी बेला आती है और इसे भी जान से मार डालती है। ये देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती है। तभी यहाँ पे वैन आ जाता है और अपने कजन को इस तरीके से जमीन पे मरते हुआ देखकर वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों उसे बचा नहीं पाता है। और तभी यहाँ पे बेला आ जाती है और वो उस पे हमला कर देती है और कहती है कि मेरा बदला पूरा हुआ। और इस सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, कहानी इंटरेस्टिंग तो थी, लेकिन कहानी क्या थी और एंड इसका ऐसा क्यों था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो। ये कहानी कई सब्सक्राइबर द्वारा सजेस्ट की गई कहानी थी। अगर आप भी चाहती हो कि आपकी कहानी को मैं एक्सप्लेन करूँ तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपकी सजेस्ट गई कहानी को एक्सप्लेन करने में मुझे काफी खुशी होगी।